हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था कि प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चन हमने उसमें कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, मतलब प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या कैसे होती है, अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या कैसे होती है, और इसमें एक प्रमेय पढ़ने वाले। ठीक है, एक प्रमेय पढ़ने वाले हैं और उस प्रमेय के बारे में हम चर्चा करते हैं। और उसी प्रमेय की सहायता से आज हम सिद्ध करेंगे कि अंडर रूट 2 जो है एक अपरिमेय संख्या, अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इन सभी को हम आज सिद्ध करने वाले हैं। एक प्रमेय पढ़ेंगे, उसी प्रमेय की सहायता से। देखिए प्रमेय क्या कहती है, प्रमेय पढ़ेंगे। प्रमेय क्या कहती है? प्रमेय कहती है कि यदि आपके पास कोई एक अभाज्य संख्या है, यदि कोई आपके पास कोई एक अभाज्य संख्या, मान लेते p है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या अभाज्य संख्या p है। यदि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है और a कोई हमारी वास्तविक धनात्मक संख्या। ठीक है, यदि पहले तो p क्या है, p एक अभाज्य संख्या है, और यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो ये कहती है, ये थ्योरम कहती है, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि p एक अभाज्य संख्या है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है। ये है, मान के चल रहे हैं कि a कोई संख्या है, a स्क्वायर कोई संख्या है जिसको p जो है विभाजित करता है। अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, a स्क्वायर कोई संख्या है, p जो है इसको विभाजित करता है, यानी p से हम a स्क्वायर में भाग लगाते हैं तो कट जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि यदि p एक अभाज्य संख्या है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहां से तो p जो है p a को विभाजित करेगा। ठीक, अगर p हमारे पास एक अभाज्य संख्या है और p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p जो है a को विभाजित करेगा। ठीक, ये इतनी सी बात है, इतनी सी बात आपको समझनी है। ठीक, कैसे, अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अभाज्य संख्या है 5। ठीक, कोई अभाज्य संख्या है 5 और कोई भी वर्ग संख्या लीजिए जिसको जो है जिसमें अगर 5 से भाग लगा दिया जाए और कट जाए। कोई भी ऐसी संख्या लीजिए जो वर्ग हो। ठीक, जैसे यहाँ पे आप ले लीजिए 25। अब 25 में जो है अगर 5 से भाग लगाएंगे, 25 में जो है 5 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई कि p एक अभाज्य संख्या है, p की जगह पे आप 5 रख लीजिए। 5 एक अभाज्य संख्या है और 5 को हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग। ठीक, तो a स्क्वायर कोई संख्या है, 25 एक कोई संख्या है जिसको जो है p विभाजित करता है, जैसे यहाँ पे 25 को 5 विभाजित करेगा। ठीक, इतनी बात तो ये हमने दिया है आपको। अब जो हमारा असली बात जो है वो ये है कि 5 जो है वो इसके वर्गमूल को विभाजित करेगा। 5 जो है क्या, 5 पे यहाँ पे 5 को विभाजित करता है, तो हाँ आप जो है 5 में अगर 5 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। जैसे हमारी बात इतनी सी थी कि यदि 25 को 5 विभाजित करता है तो 5 जो है इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। इतनी सी बात थी, और वही बात यहाँ पे हमने मानक रूप में लिख दिया है कि p एक अभाज्य संख्या है। यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। ठीक, जैसे आपके पास कोई अभाज्य संख्या मान लीजिए 3 है, 3 जो है 9 को विभाजित करता है, तो 3 जो है इसके वर्गमूल को विभाजित करेगा। जैसे यहाँ पे 3 के 9 का वर्गमूल क्या है, 3। अब 3 में 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। ठीक,
ऐसे मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 2 है, 2 एक अभाज्य संख्या है, ठीक। आप जो है यहाँ पे 4 ले लीजिए, ठीक। 4 में अगर 2 से भाग लगाएं तो विभाजित होगा, ठीक। तो अब जो है इसके वर्गमूल में, मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अब 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप मान लीजिए और कोई अभाज्य संख्या लीजिए, जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक। 7 एक अभाज्य संख्या है। अब जैसे कोई संख्या लीजिए 49। अब 49 में जो है 7 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, 49 में जो है 7 से भाग लगाएंगे कट जाएगा। तो अब हमारी प्रमेय कहती है कि 49 के वर्गमूल में फिर 7 से भाग लगाइए वो भी कट जाएगा। ये कहती है हमारी प्रमेय कि 7 में जो फिर 7 से भाग लगाएंगे तो वो कट जाएगा। हमारी प्रमेय क्या थी आपको समझ में आई कि यदि p एक अभाज्य संख्या है तो, और यदि p जो है यहाँ पे लिखा है यदि p एक अभाज्य संख्या है और यदि p जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p जो है a को भी विभाजित करेगा। और p a जो है हमारा देखिए इसका वर्गमूल है। अब यहाँ पे इसको रिलेट करिए, देखिए p क्या है, एक अभाज्य संख्या है और 9 क्या है, 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है। इसको हम 3 का वर्ग भी लिख सकते हैं, ठीक। अब 3 के वर्ग को जो है 3 विभाजित करता है, 3 क्या है p है और ये क्या है a स्क्वायर है। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, यहाँ पे आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो p जो है p हमारा 3 है और इसके वर्गमूल को विभाजित कर रहा है। इतनी बात आपको समझ में क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चीज क्लियर है भाई कि ये प्रमेय क्या कहती है कि यदि p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p भी a को विभाजित करेगा। इतनी सी बात थी, क्लियर हुई। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे जैसे इसी प्रमेय पे जो हमारी बेस्ड थी वो थ्योरम, जैसे ये थ्योरम है एक प्रमेय है, इसी पे बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करने वाले। जैसे अब हमको सिद्ध करना होगा, ये आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसी पे बेस्ड हम आगे जो है क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। और यहाँ पे जो a है हमारा धनात्मक पूर्णांक है, a हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक। उसको आप मेंशन कर लीजिएगा। देखिए अब हम सिद्ध करने वाले हैं √2 की अपरिमेयता। तो हमारे पास प्रश्न कह लीजिए, प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो है हल देखिए, प्रश्न था तो हमको सिद्ध करना है। देखिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसको हमको सिद्ध करना है। तो √2 को इसकी अपरिमेयता हम विरोधाभास मेथड से प्रूफ करेंगे, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से, ठीक। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मान लेंगे, माना √2 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसको हम विरोधाभास मेथड से कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है मान के चलते हैं कि ऐसा मान के चलते हैं कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि मान लिया, क्यों माना हमने √2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अब इसको जो है विरोधाभास तरीके से हम प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि विरोधाभास मेथड में हम इस तरह से करते हैं, ठीक। माना एक √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/q, जहां p और q क्या है, सहभाज्य है, जहां p और q सहअभाज्य है,
सहभाज्य का मतलब कि इन दोनों का अगर HCF लिया जाए तो 1 आएगा। ठीक, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अर्थात यहां पे लिख सकते हैं HCF ऑफ P और Q कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है इतनी बात। अभी तक हमने क्या किया, माना एक √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो हमने इसको P/Q के रूप में लिख दिया। और P और Q कैसी है, P और Q जो है एक दूसरे की सहभाज्य है। ठीक, सहभाज्य का मतलब जो है उन दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। जैसे 2 और 3 क्या है, सहभाज्य है। 5 और 7 क्या है, सहभाज्य है। ठीक, अगर इन दोनों का आप HCF लेंगे तो 1 आएगा। तो इस प्रकार P और Q है। इतनी बात क्लियर है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो यहां से क्या हो जाएगा, √2 का वर्ग P/Q का वर्ग। ठीक, अब √2 का वर्ग जब करते हैं, √2 का वर्ग करते हैं तो 2 आता है। कैसे आता है, मैं यहाँ पर आपको समझा दे रहा हूँ। √2 की घात अगर 2 है, इसका मतलब किसी भी संख्या की घात अगर 2 है, उसका मतलब उसका आपस में 2 बार गुणा होता है। ठीक, तो इसका भी आपस में 2 बार गुणा हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2। और हम जानते हैं अंडर जब निकालते हैं यानी वर्गमूल जब निकालते हैं तो हम जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़े में हमारा 2 बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, √2 की घात 2 का मान कितना हुआ, 2 हुआ। तो यहाँ से √2 की घात 2 का मान कितना हो गया, 2। और ये हो जाएगा इसकी घात 2 और इसकी घात 2 यानी P²/Q²। इतनी चीजें आपको क्लियर है। अभी तक हमने क्या करा है, सबसे पहले क्या किया, विरोधाभास तरीके से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब पहले हमने क्या माना कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और P और Q क्या हमारा सहभाज्य संख्या, अर्थात इनका अगर HCF लेंगे तो 1 आएगा। क्लियर इतनी बात। फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया। तो वर्ग करने पर हमें इतना मिल गया है। ठीक, अब यहां से क्या होगा, Q को यहां पे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2Q² = P²। तो अगर चाहे आप इस तरह से लिखा है तो इसको हम इस साइड, इसको इस साइड लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा P² = 2Q²। क्लियर है इतनी बात, इतनी चीजें आपको क्लियर है। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो P² है हमारा 2 का गुणन है, मतलब P² जो है हमारा 2 के गुणा में है, मतलब P² हमारा एक सम संख्या है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं ऐसे लिख दूं मैं x² = 3 × 5। ठीक, तो यहां से अगर मैं क्या कहूंगा कि x² जो हमारी एक संख्या है उसमें 3 का गुणा है। ठीक, तो यहां से x² जो हमारा है उसमें 3 का गुणा है। ऐसे में लिख दूं अगर a² = 2 × 8। इसमें हम क्या करेंगे, a² में हमारा 2 का गुणा है। अगर ऐसे में लिख दूं y² = 4 × 16। ठीक, तो इसमें मैं क्या करूंगा, 4 का गुणा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मैं x² है तो मतलब उसमें अगर 3 से भाग लगाऊं तो कट जाएगा। अगर a² में 2 से भाग लगाऊं तो कट जाएगा। y² है तो 4 से भाग लगाऊं तो कट जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हो जाएगा 8 का वर्ग बराबर 4 × 16। ठीक, तो 8 × 2 कितना होता है, 64। तो मैंने अभी बोला कि ये जो है y² 4 का गुणा है। ठीक, y² में जो 4 का गुणा है यानी इसका गुणक है। ठीक, तो 4 से मतलब y² में भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 में अगर 4 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारी संख्या है इसमें 2 का गुणा है।
और ये जो संख्या इसमें अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 64 लिया तो 8 का वर्ग ये 64, 64 को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 4। ठीक, 16 गुणे 4, तो यहाँ पे लिखा था 16 गुणे 4 या 4 गुणे 16। तो मैंने अभी आपको बोला 4 से इसमें भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो यही संख्या लिखी थी ना 64/4। अब इसको भाग लगाएंगे तो 16 बराबर 16 आ जाएगा, इसमें भी 4 से भाग लगाएंगे कट जाएगा, 16 बराबर 16 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज हुई। इसका मतलब मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा इतना था कि अगर इसमें 2 का गुणा है तो ये भी संख्या हमारा इसमें भी 2 का गुणा रहा होगा। तो अगर किसी भी संख्या में 2 का गुणा है तो वो सम संख्या होती है। तो इसका मतलब जो हमारा p स्क्वायर है वो भी एक सम संख्या होगी। ठीक, इतनी सी बात है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया, गुणा में जिस संख्या से गुणा होता है अगर उससे भाग लगाएंगे तो वो कट जाएगा। तो मेरा मतलब इतना था कि अगर इसमें 2 का गुणा है तो 2 से इसमें भाग लगाएंगे कट जाएगा। जैसे मैंने 64 कर लिया, आप 9 का भी लिखते हैं 3 गुणे 3 करके। ठीक, तो यहाँ पे अगर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर है तो इसमें जो है अगर 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। तो अगर ये कट रहा है तो ये भी 2 से कटेगा। इसका मतलब क्या है, p स्क्वायर एक हमारी सम संख्या है। वैसे भी आप देखिए कि अगर किसी भी संख्या में अगर 2 से गुणा करते हैं तो वो हमारी सम संख्या है, यानी 2 से भाग लगाते हैं तो वो कट जाए तो वो भी हमारी सम संख्या होती है। तो यहाँ से हमें बस इतना सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि अगर किसी भी संख्या में 2 का गुणा है तो वो हमारी सम संख्या होती है। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि p स्क्वायर हमारी एक सम संख्या है। p स्क्वायर हमारी क्या है, एक सम संख्या है, अर्थात p स्क्वायर हमारा 2 का गुणक है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था x स्क्वायर बराबर 3 × 5। तो अगर इसमें 3 का गुणा है इसका मतलब x स्क्वायर में हमारा 3 का गुणक है, मतलब x स्क्वायर अगर 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। क्लियर इतनी बात। वैसे अगर इसमें p स्क्वायर में 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहां से हम लिख देंगे, अतः यहां से हम लिखेंगे स्पष्ट है कि p स्क्वायर क्या लिखूं मैं, एक सम संख्या लिखूं कि या 2 का गुणक लिखूं, आप जो भी बताइए क्या लिखूं, p स्क्वायर 2 का गुणक लिखूं या p स्क्वायर जो है एक सम संख्या लिखूं, आप बताइए क्या लिखूं। तो अब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे सम संख्या। ठीक, p स्क्वायर एक सम संख्या है। सम संख्या का मतलब 2 का गुणक है। ठीक, 2 का गुणक एक सम संख्या है। अगर p स्क्वायर एक सम संख्या है मतलब अगर इसमें 2 से भाग लगा रहे हैं तो कट जा रहा है। ठीक, जैसे मान लीजिए 2 का वर्ग एक सम संख्या है। ठीक, 2 का वर्ग एक सम संख्या, इसमें 2 से भाग लगा रहा है तो कट जा रहा है। तो मैंने अभी आपको इसकी पहले थ्योरम बताई थी कि अगर a स्क्वायर है मतलब 9 का वर्ग है, इसमें अगर 3 से भाग लगा रहे हैं यानी p से इसमें भाग लगा रहे हैं और ये कट रहा है, विभाजित भी कर रहा है, आप देख लीजिए 9 के वर्ग में 3 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। ठीक, कट जाएगा। तो 3 जो है 9 को भी विभाजित करेगा। तो यहां से p जो है a को भी विभाजित करेगा, ये हमने पढ़ा था और ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन हो गया। ठीक, अगर a स्क्वायर कोई संख्या है उसमें किसी अभाज्य संख्या से भाग लगा रहे हैं, कट जा रहा है, विभाजित कर रहा है, तो उसके वर्गमूल में भी उस अभाज्य संख्या से भाग लगाएंगे तो वो भी विभाजित करेगा, ये हमने पढ़ा। ठीक, क्लियर है भाई, इतनी बात क्लियर है। तो अगर p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा। कैसे? प्रमेय से। इसके पहले वाली प्रमेय, अगर 2 स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा मतलब इसका मतलब सम संख्या है। अगर 2 का वर्ग एक सम संख्या है मतलब 2 से विभाजित हो रहा है तो 2 भी जो है 2 से विभाजित होगा। बस इतनी सी बात है। p स्क्वायर की जगह आप 2 का वर्ग मान लीजिए, मतलब 2 का वर्ग अगर 2 से विभाजित है तो 2 भी जो है मतलब इसका वर्गमूल यहाँ पे जो लिखा है
ये भी जो है 2 से विभाजित होगा और आपको दिख भी रहा होगा अगर 2 में 2 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। इतनी सी बात थी। बस इस लाइन का मतलब समझ में आया। सबसे पहले तो आप पता है इस लाइन का मतलब समझ में आया कि अगर p स्क्वायर जो है 2q स्क्वायर के बराबर है, मतलब इसमें 2 का गुणा है, तो ये भी एक सम संख्या है। किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा है तो वो सम संख्या होती है। इतनी बात आप नोट कर लीजिए। अगर इसमें 2 का गुणा है तो ये एक सम संख्या, अगर ये एक सम संख्या है तो इसके बराबर में ये है तो ये भी एक सम संख्या है, अर्थात ये p स्क्वायर जो है एक सम संख्या है। ठीक, इतना हमने लिख दिया। अगर सम संख्या है, p स्क्वायर एक सम संख्या है, तो जो है उसमें 2 का गुणा रहा होगा। अगर p स्क्वायर जो है एक सम संख्या, उसमें 2 का गुणा रहा होगा, तो स्पष्ट है कि मैंने अभी आपको थ्योरम बताई, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब एक थ्योरम मैंने आपको बताया कि p स्क्वायर जो है एक सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा। कैसे? इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अगर 2 का वर्ग मैं कर दूं यहां से, 2 का वर्ग एक सम संख्या है, ठीक, अगर इसका वर्गमूल ले लूं तो ये भी एक सम संख्या होगा। क्लियर इतनी बात? अब वहां वाला p यहां वाला कंफ्यूज मत होना भाई, वो वाला p अलग है, वो आपको मैंने थ्योरम में बताई थी। इतनी बात क्लियर है कि अगर p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर एक सम संख्या है p, तो p एक सम संख्या है तो इसको 2 का गुणा के रूप में कोई भी संख्या ले सकते हैं। p एक सम संख्या है तो उसमें 2 का गुणा जरूर होगा, तो 2 के गुणे में कोई भी संख्या कर लेते हैं। मान लीजिए pm कर लिया तो p बराबर 2m कर लिया। ठीक, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। क्लियर इतनी बात भाई? अब क्या करेंगे, ये जो p की वैल्यू है, p की वैल्यू उठा के समीकरण 1 में रख देंगे। p का जो मान है समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे करते हैं इसको, यहाँ पे करते हैं। ठीक, तो समीकरण 2 देखिए, या फिर आपके लिए समीकरण 1 और 2 से, या फिर p का मान समीकरण 1 में रखने पर p का मान समीकरण 1 में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो देखिए यहां से इसका मान उठा के इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर बराबर 2q का स्क्वायर, 2q का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है आपको? अब इसका वर्ग कर देंगे तो 4 और इसका वर्ग कर देंगे तो m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। क्लियर इतनी बात? अब यहां से 2 को इसको नीचे उठा के लाइए तो 4m स्क्वायर बटे में 2 बराबर q स्क्वायर, तो 2 दूना 4, तो 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो बात यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि अगर p स्क्वायर 2 का गुणक है, यहाँ पे 2 का गुणा में है ना 2 × q स्क्वायर, वैसे यहाँ पे q स्क्वायर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर। जिस तरह से p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर मैंने लिखा था तो उसमें 2 का गुणक था, उसी तरह से यहाँ पे भी देखिए q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। तो अगर इसमें 2 का गुणा है, इसमें 2 का गुणा है तो इसका मतलब ये सम संख्या है। ठीक, m स्क्वायर कोई संख्या होगी, उसमें अगर 2 का गुणा है, कोई भी संख्या आप मान लीजिए 17 एक सम संख्या नहीं है, लेकिन इसमें अगर 2 का गुणा कर देते हैं तो ये सम संख्या हो जाती है, ये सम संख्या हो जाती है। तो अगर इसको मैं q स्क्वायर के बराबर कर दूं तो यहाँ पे देखिए 17 दूना 34 और ये q स्क्वायर। ठीक, तो 34 जो है q स्क्वायर के बराबर है। 34 एक सम संख्या है जिसका मतलब q स्क्वायर भी एक सम संख्या है। क्लियर इतनी बात? इतनी सी बात थी कि 2m स्क्वायर एक सम संख्या है तो q स्क्वायर भी एक सम संख्या होगी। ठीक, अर्थात 2 का गुणक होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि q स्क्वायर एक सम संख्या है। यहाँ से लिख सकता हूँ q स्क्वायर स्पष्ट है कि q स्क्वायर एक सम संख्या है। ठीक,
क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है। अगर क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है, क्यू स्क्वायर एक सम संख्या है तो क्यू भी एक सम संख्या होगी, क्योंकि मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि अगर ए स्क्वायर कोई संख्या है, इसको जो p विभाजित कर रहा है, सॉरी ये p कोई अभाज्य संख्या इसको विभाजित कर रहा है, ये ए स्क्वायर कोई संख्या है इसको p विभाजित कर रहा है, तो a को भी p विभाजित करेगा। इतनी सी बात थी, इस तरह से मैंने लिख दिया। ठीक, जैसे यहाँ पे 9 स्क्वायर था, 9 स्क्वायर था, इसको 3 एक अभाज्य संख्या इसको विभाजित कर रहा है, तो इसके वर्गमूल, इसका वर्गमूल a है ना, इसका वर्गमूल ले लो 9/3, इसको भी विभाजित करेगा। ठीक, अगर इसको विभाजित कर रहा है तो इसको विभाजित करेगा। अगर 9 स्क्वायर को 3 विभाजित कर रहा है तो 9 को भी 3 विभाजित करेगा। अगर a स्क्वायर को p विभाजित कर रहा है तो a को भी p विभाजित करेगा। इतनी सी बात है। तो वैसे यहाँ पे अगर p को, अगर q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो q को भी 2 विभाजित करेगा। अगर q स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो q को भी 2 विभाजित करेगा, अर्थात q स्क्वायर एक सम संख्या है तो q भी एक सम संख्या होगी। तो q भी, अगर q एक सम संख्या है तो q भी एक सम संख्या होगी, एक सम संख्या होगी। क्लियर है इतनी बात? अगर जैसे यहाँ पे p एक सम संख्या थी तो p को हमने 2m के रूप में लिख दिया, वैसे हम q अगर एक सम संख्या है, q एक सम संख्या है तो उसमें 2 का गुणा जरूर होगा, 2 का गुणा जरूर होगा, और 2 का गुणा किसी न किसी संख्या में होगा। जैसे 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, 6 भी सम संख्या है, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो जो 3, 4, 5 आ रहा है उसको हम n मान लेते हैं। ठीक, n की जगह पे आप कोई भी संख्या रख देंगे तो सम संख्या आएगी। ठीक, तो इसी तरह से q बराबर 2m हो गया, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए p बराबर 2m हो गया और q बराबर 2n हो गया। ठीक, इतनी बात क्लियर है कि p बराबर 2m हो गया और q बराबर 2n हो गया, मतलब p में भी 2 का गुणा हो रहा है और q में भी 2 का गुणा हो रहा है, अर्थात ये भी एक सम संख्या है और ये भी एक सम संख्या है। p और q दोनों हमारी क्या है, सम संख्या है, अर्थात p और q दोनों 2 से कट जाएंगे। सम संख्या 2 से कटती है ना, सम संख्या 2 से कटती है ना भाई, तो p और q दोनों सम संख्या हो गई यहां से, अर्थात p और q दोनों सम संख्या है, p और q दोनों सम संख्या है, इसका मतलब दोनों 2 से कट जाएंगे। आता है, अगर दोनों 2 से कट रहे हैं इसका मतलब दोनों का HCF कितना होगा, 2 होगा। अगर दोनों 2 से कट रही हैं तो दोनों का HCF कितना होगा, जैसे मान लीजिए 6 है और 4 है, 6 और 4 दोनों संख्या 2 से कट रही है, अगर दोनों का HCF लेंगे तो दोनों का HCF कितना होगा, दोनों संख्या 2 से कट रही है तो दोनों का HCF लेंगे कितना होगा, 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4, और कोई संख्या 1 से नहीं, 2, अर्थात 2 सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करेंगे। तो अर्थात दोनों अगर सम संख्या है तो दोनों का HCF कितना होगा, 2 होगा, अर्थात p और q दोनों सम संख्या है, तो सम संख्या है, इसलिए HCF ऑफ p और q कितना होगा, 2 होगा। ठीक, p और q कितना होगा, 2 होगा, या फिर आप लिख सकते हैं p और q का जो उभयनिष्ठ होगा गुणनखंड वो 2 होगा। ठीक, p और q का HCF कितना होगा, 2 होगा। इतनी बात आपको समझ में। सबसे पहले क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, √2 को एक अपरिमेय संख्या मान लिया। हम इसको सिद्ध कर रहे हैं कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। हमने लगभग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक, मैं आपको सारा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध करना है, तो हमने क्या किया, विरोधाभास तरीके से इसको हम √2 को अपरिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हैं, विरोधाभास तरीके से। तो माना √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो √2 जो है p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो p और q जो है सहवास संख्या है, इसको हमने माना था, अर्थात इनका HCF जो है 1 है।
फिर हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया इसका, तो यहाँ से इतना आ गया 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिया, मतलब इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो इसको हमने आगे पीछे कर लिया, तो p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। अगर इसमें 2 का गुणा है तो इसका मतलब p स्क्वायर एक सम संख्या है। अगर p स्क्वायर एक सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा। इसके पहले वाली थ्योरम हमने बताई थी। तो p बराबर 2q, अगर p एक सम संख्या है, थ्योरम से हमने सिद्ध किया कि p एक सम संख्या है, तो p एक सम संख्या है तो p में 2 का गुणा होगा, तो p बराबर 2m लिख दिया। इसकी वैल्यू उठा के इसमें रख दी, इसमें रख दी तो भाई यहाँ से q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर आ गया। अब सेम उसी तरह से अगर इसमें 2 का गुणा है, अगर इसमें 2 का गुणा तो ये एक सम संख्या है, अगर ये एक सम संख्या है तो इसके बराबर ये है, तो ये भी एक सम संख्या होगी, अर्थात q स्क्वायर एक सम संख्या है तो q भी एक सम संख्या होगी। कैसे होगी, इसके पहले वाले थ्योरम में बताई थी कि अगर a स्क्वायर जो है एक सम, a स्क्वायर कोई अभाज्य संख्या से विभाजित हो रही तो a भी अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। ठीक, जैसे यहाँ पे q स्क्वायर एक सम संख्या अर्थात 2 से विभाजित होगी तो q भी 2 से विभाजित होगी। क्लियर इतनी बात भाई? तो q बराबर हमने 2n लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी एक सम संख्या है, ये भी एक सम संख्या है, अर्थात दोनों जो है p और q दोनों जो है सम संख्या है। अगर दोनों सम संख्या है तो p और q का दोनों उभयनिष्ठ गुणन क्या होगा, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। तो HCF ऑफ p और q कितना हो जाएगा, 2। इतनी बात क्लियर है? हमने अब यहाँ पे देखिए, हमने माना था कि √2 क्या है, परिमेय संख्या है और p और q सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब HCF इन दोनों का 1 है। हमने माना था कि HCF इन दोनों का क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे HCF कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे HCF क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यहाँ पे HCF 2 आ रहा है। तो इससे हमको क्या स्पष्ट होता है, इससे हमको क्या पता चलता है? ठीक है, तो यहाँ से हमने माना था कि HCF जो P और Q 2 है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, इससे हमको ये पता चलता है कि जो हमने माना था कि ये √2 क्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हमारी असत्य है। इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। तो यहाँ जो है एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। क्या विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, क्या कि जो P और Q जो है सहभाज्य संख्या है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सहभाज्य नहीं है। मतलब दो सहभाज्य का मतलब होता है इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो यहाँ से ये हमने गलत माना था। इसका मतलब हमने क्या माना था कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है, ये √2 जो है एक परिमेय संख्या, इसको हमने गलत माना था। इसी चीज को हम लिख देते हैं। ठीक, अतः यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, कि P और Q क्या है, सहभाज्य है। कि या फिर लिख सकते हैं HCF ऑफ P और Q, या फिर वही लिख देते P और Q एक सहभाज्य है, सहभाज्य है। यहाँ पे विरोध कर रहा है कि HCF हमने इन दोनों का क्या माना था, 1, अर्थात P और Q हमारी सहभाज्य थे। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का गुणनखंड कितना आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि P और Q क्या है, एक सहभाज्य संख्या है। और यह किसके कारण हुआ, यह किसके कारण हुआ, यह हुआ हमारी गलत मान्यता के कारण। यह हमारी गलत मान्यता, और हमारी मान्यता क्या थी कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या। और इसको मैं कहां पे लिखूंगा, इसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। और यह हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ, गलत मान्यता के कारण हुआ। क्या गलत मान्यता थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमारे यहाँ गलत मान्यता थी।
अब बताइए, अब आप बताइए कि हमने इसको माना था P और Q क्या है, सहभाज्य हैं, लेकिन यहाँ पे HCF दोनों का कितना आ गया 2, तो यहाँ से विरोध कर रहा है कि ना, कि हमने माना था इतना आ गया इतना, ये कैसे, ये तो गलत बात है। तो यहाँ से ये क्यों हुआ, अगर हमने माना था इतना कि ये दोनों सहभाज्य है, लेकिन आ गया कितना, HCF दोनों का 2 आ गया, यानी उभय स्फुटनखंड 2 आ गया, उभय स्फुटनखंड कितना आना चाहिए, 2, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से हमने ये विरोध कर रहा है कि ये गलत बात है भाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, गुणनखंड जो है 1 आना चाहिए, उभय गुणनखंड 1 आना चाहिए, यानी दोनों सहभाज्य होने चाहिए। लेकिन यहाँ से ये गलत हो रहा है, यहाँ से विरोध उत्पन्न हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है कि P और Q क्या है, एक सहभाज्य है, ये विरोध कर रहा है। तो ये हमारी किस मान्यता के कारण हुआ, ये हमारी गलत मान्यता के कारण होगा कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, कि हमने जो √2 को एक परिमेय संख्या माना था, ये हमारी गलत मान्यता है। इसी के कारण जो है इसको हमने सहभाज्य माना था, लेकिन यहाँ पे उभय स्फुटनखंड 2 आ गया, अर्थात सहभाज्य नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं, तो क्या हो सकती है, आप बताइए। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अर्थात Q और अपरिमेय संख्या अर्थात Q कॉम्प्लीमेंट, दोनों मिलकर क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं, दोनों मिलकर क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो परिमेय संख्या है और जो अपरिमेय संख्या दोनों मिलकर क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। इसका मतलब क्या होता है, मिलना। तो अगर ये संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या, अगर √2 क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या नहीं है, इसके कारण विरोधाभास के कारण परिमेय संख्या नहीं, तो क्या हो सकती है, क्या हो सकती है, फिर ये हो सकती है हमारी, अर्थात अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में 2 ही संख्याएं होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय में होती है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इंटीजर नंबर, ठीक है। परिमेय में क्या होती है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक संख्या, या फिर प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये तीनों मिलकर क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या होती है, हमारी वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। तो वास्तविक संख्या में √2 क्या है, परिमेय संख्या तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से विरोधाभास उत्पन्न हो, तो क्या हो सकती है, अर्थात अतः अगर ये परिमेय संख्या नहीं तो कौन सी संख्या हो सकती है, क्यों कॉम्प्लीमेंट अर्थात अपरिमेय संख्या। इसको आप मत समझिएगा, ये थोड़ा सा आगे की चीज है। अतः √2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ से हमने इसको सिद्ध कर दिया कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होने के कारण, एक मिनट चेक कर ले, वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होने के कारण जो है इस वीडियो में बस यहीं तक। फिर आगे जो आपका जो प्रूफ कराएंगे वो कराएंगे √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपको आशा करता हूँ एकदम समझ में आ गया होगा, इसमें कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा समझा के मैंने आपको बताया है, तो थोड़ा सा बोर मत होइएगा, इंटरेस्टिंग चीजें बनाइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। काफी ज्यादा मेहनत लगता है इन सब में। तो √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसको हमने सिद्ध कर दिया। अगले वीडियो में जो है √3 अपरिमेय संख्या कैसे इसको सिद्ध करेंगे, फिर √5 अपरिमेय संख्या उसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।